हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं सिटीजन चार्टर पे एक क्वेश्चन जो कि मैंने खुद से लिखा है। अगर उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बताना, और प्लीज़ आंसर राइटिंग करना। मैं डेली क्वेश्चंस देती हूँ बट कोई लिखता नहीं है, तो प्लीज़ लिखिए, खुद से ट्राई करिए। लिखने से ही इम्प्रूवमेंट आएगी, वन डे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो लिखते रहिए, भले ही आपका प्रीलिम्स नहीं निकला हो फिर भी लिखने की ज़रूरत है। अगर अभी नहीं लिखोगे तो लिखने के लिए बाद में टाइम नहीं मिलेगा आपको। अब जैसे 90 डेज़ मिले थे इस बार के मेंस के लिए, वैसे ही नेक्स्ट ईयर में 90 डेज़ ही मिलेंगे आपको मेंस के लिए। तो 90 डेज़ में प्रिपेयर करना, फिर प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आप प्रीलिम्स निकालो और आपके आंसर राइटिंग के लिए फिर मुश्किल हो जाए। ऐसे मत कीजिए, अभी से प्रैक्टिस करिए, अभी टाइम है। तो साथ ही साथ प्रीलिम्स की भी तैयारी करिए। ऐसे नहीं है कि प्रीलिम्स को बिल्कुल ही मतलब जब प्रीलिम्स आएंगे तब देखेंगे, ऐसा भी नहीं है। साथ साथ में क्विज सॉल्व करिए और साथ साथ में ही पढ़ते रहिए, प्लस दोनों मिक्स करके, मतलब प्रीलिम्स भी और मेंस भी दोनों ही साथ में पढ़िए। अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए, उसी के अकॉर्डिंग चलिए। बिल्कुल क्राउड के पीछे मत भागिए। और जो भी अभी जो चल रहा है न्यूज़ में कि वो हमारे जो फेलो एस्पिरेंट थे उनकी जान चली गई, तो उसके लिए मुझे बहुत दुख लगता है। लेकिन आप खुद की सेफ्टी आपके हाथ में है, तो खुद भी ध्यान रखिए। और साथ वालों को भी, अगर वो कुछ ऐसे लाइब्रेरी में ज़्यादा देर बैठ रहा है या ज़्यादा लेट नाइट में जाते हैं लोग, तो इस तरह से थोड़ा सा आप भी मतलब उनको समझाइए कि मत जाया करो ऐसे तो वो जितना हो सकता है हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। खुद का ध्यान रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है, खुद का ध्यान रखना। बस इतना ही कहूँगी। और देखो, रिस्क नहीं लेनी चाहिए, मतलब अपनी ज़िंदगी की, अपने लाइफ की, मतलब ख़ास करके अपनी जान की रिस्क मत लीजिए। जान से जीने से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर आप ही जिंदा नहीं हो तो क्या करना है बाकी चीज़ों को। ठीक है, तो बस यही कहना चाहूँगी कि अपना खुद का ध्यान रखें और जितना हो सके सपोर्ट करिए। जो हमारे भाई बहन जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, तो अगर आप दिल्ली में हो तो वहाँ पे ज्वाइन करें, विज़िट करें, जाके बैठे आप भी, क्योंकि सपोर्ट करना ज़रूरी होता है। अगर वहाँ पे दिल्ली में नहीं हो तो ऑनलाइन आप सपोर्ट करिए, बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं भी वहाँ पे रही हूँ दिल्ली में, हाई रेंट होता है, फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं होती है, कोई ध्यान नहीं देने वाला होता है। तो और कोचिंग वालों का जो एनक्रोचमेंट होता ही होता है, और ऊपर से वो हमसे इतना ज़्यादा टैक्स के नाम पे इतनी सारी फीस भी लेते हैं। तो ये ज़रूरी है, ये प्रोटेस्ट बिल्कुल ज़रूरी है। कभी ना कभी ये स्टेप लेनी ही चाहिए थी। तो ये इस घटना से हमें सीखना चाहिए, और हमें भी हमारे जो एस्पिरेंट है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो चलो देखते हैं आंसर राइटिंग। पहले मेरा क्वेश्चंस देखिए, और उसके बाद अगर आपको लगता है इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए थे तो वो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ आंसर राइटिंग करिए। जब आप आंसर लिखते हो तो इवैल्यूएशन के लिए आपका आंसर आप टेलीग्राम ग्रुप में भी वहाँ पे सेंड कर सकते हो, ग्रुप ज्वाइन करके। मैं उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, तो प्लीज़ आप लिखते रहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। द सिटीजन चार्टर इज एन आइडियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, बट इट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस. Identify the limitation and suggest measure for greater effectiveness of the citizen charter. ये 250 वर्ड्स में लिखना था इसको। ये 2018 का क्वेश्चन है। जितना मुझे मैंने कुछ चीज़ों को यहाँ पे मेंशन नहीं करना जिनको किया नहीं है, जिनको करना चाहिए था। एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात की है और मैंने इसका जिक्र ही नहीं किया बिल्कुल आंसर में, क्योंकि मैं फ्लो में लिख रही थी तो वो रह गया। तो ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तब खुद को भी रियलाइज़ होने लगता है, जैसे कि मुझे अब ये रियलाइज़ हुआ है। हालांकि अब मैंने आंसर लिखा है तो मैं आपको दिखाती हूँ। हालांकि मुझे समझ में आया है कि इसमें कुछ कमियाँ हैं,
तो देखो मैंने आंसर स्टार्ट किया है सिटीज़न चार्टर्स की जो डेफिनेशन कह सकते हैं या क्या है सिटीज़न चार्टर, इसके साथ मैंने यहाँ पे शुरुआत की है। सिटीज़न चार्टर एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री ले लो जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती है, तो उनके द्वारा ये जारी किया जाता है ताकि सिटीज़न को अवेयर करने के लिए, सिटीज़न को पता हो कि वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में। तो इसीलिए सिटीज़न चार्टर होता है। और सिटीज़न चार्टर 1997 में आया था। ये यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जॉन कुछ तो था, तो उन्हीं के टाइम पे इसका इवोल्यूशन होके आया था, मतलब ये सिटीज़न चार्टर निकल के आया था। ठीक है, तो ये वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि ये कब इसका इवोल्यूशन हुआ, वो नहीं लिखा मैंने, बस यहाँ पे डेफिनेशन की ज़रूरत थी तो वो लिखा मैंने यहाँ पे। टुवर्ड्स इट्स सिटीज़न in respect of standard of service, information, choice of consultation, non-discrimination, grievance redressal and accessibility, वैल्यू, मनी, बहुत सारी चीज़ें होती है जिनके बारे में डिटेल में वहाँ पे सिटीज़न चार्टर उसी को बोलते हैं जिनके बारे में डिटेल सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, बस यही याद रखिए, सिंपल। ये एथिक्स पेपर में भी आता है और इवन गवर्नेंस में भी आता है, तो इसलिए दोनों के पर्सपेक्टिव से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे 6 प्रिंसिपल ऑफ सिटीज़न चार्टर लिखा है। तो यहाँ पे क्वालिटी, चॉइस, स्टैंडर्ड, ट्रांसपेरेंसी, वैल्यू, अकाउंटेबिलिटी, ये कुछ 6 प्रिंसिपल है सिटीज़न चार्टर के, मतलब ये सब प्रोवाइड करता है सिटीज़न चार्टर, ये इसका प्रिंसिपल है। तो मैंने एक यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे लिखा है। तो फिर बाद में मैंने थोड़े से सिग्निफिकेंस लिखने चाहिए थे मुझे यहाँ पे, जो कि मैंने मेंशन नहीं किए हैं, बिल्कुल मेंशन करने चाहिए थे बट नहीं किए मैंने, क्योंकि ये 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है। तो थोड़े सिग्निफिकेंस, मतलब सिटीज़न चार्टर के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं वो लिखने चाहिए थे यहाँ पे, जो कि मैंने लिखे नहीं है, बट आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट लिमिटेशन मैंने यहाँ पे सब हेडिंग डाली है, उसके बाद मैंने पॉइंट्स ऐड किया है कि लैक ऑफ लीगल मैंडेट, कोई लीगल मैंडेट नहीं। हालांकि 2011 में एक बिल लाया गया था लेकिन वो पास नहीं हुआ, तो यहाँ पे लीगल मैंडेट नहीं है। टू रिड्यूस इफेक्टिवनेस एंड एनफोर्सेबिलिटी ऑफ द सिटीज़न चार्टर, जो कि ज़रूरी था। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है, एक मिनट, हाँ, जनरल नेचर ऑफ सिटीज़न चार्टर। अगर आप देखोगे ना, हर मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट सेम पेस्ट एंड कॉपी होता है, उनका भी सेम थीम होता है, सेम सब कुछ लिखा होता है, मतलब सिमिलर चार्टर होते हैं ऑफ फॉर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। तो ये जनरल नेचर होता है कि एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम्स है, जो इन्फॉर्मेशन हो वो नहीं देते हैं, सिर्फ कॉपी और पेस्ट, एक मिनिस्ट्री ने किया तो सारे वैसे ही करेंगे, इस तरह से ये भी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट, लैक ऑफ सिटीज़न चार्टर इन रीजनल लैंग्वेजेस रिड्यूस इट्स एफिकेसी। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो सिटीज़न चार्टर आता है वो एक तो हिंदी या इंग्लिश में दे देंगे, बाकी की जो हमारे यहाँ पे आपको तो पता है ना इतनी सारी लैंग्वेजेस है, तो बाकी का क्या होगा। सभी लोगों को तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सबको इंग्लिश आती होगी या हिंदी आती होगी, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये एक लिमिटेशंस है। सेकंड ये है कि सिटीज़न चार्टर आर नॉट डिसेबल फ्रेंडली, जो डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर सपोज़ कोई ब्लाइंड है तो कैसे पढ़ेगा वो, तो उसके लिए एक ये जो ब्रेल लैंग्वेज होती है वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, जो कि होनी चाहिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशन है, जैसे कि लैक ऑफ एडिक्वेट फंड्स टू कैरी आउट मैंडेट ऑफ द चार्टर, मतलब फंड नहीं होता है जो कि वो जो भी मैंडेट है उनको कैरी आउट करने के लिए, या एम्प्लॉयज़ आर नॉट सेंसिटाइज विथ विजन एंड प्रिंसिपल, जो भी विजन प्रिंसिपल्स होता है उससे वो सेंसिटाइज नहीं होते हैं, मतलब इतना कुछ लगता नहीं है उनको, हाँ ठीक है लिखी हुई चीज़ है लिखी हुई है, बस इतना ही होता है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशंस है, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड अकाउंटेबिलिटी इन द एम्प्लॉयज़, जो उनके अंदर कोई मोटिवेशन ही नहीं होता है कि हमें ये करना चाहिए या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा कुछ लगता ही नहीं है एम्प्लॉयज़ को। तो
ये एक लिमिटेशंस है। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस लिखे हैं और यहाँ पे सेकंड ईयर आरसी ने कुछ मेजर्स दिए थे, तो वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं और मैंने खुद से भी कुछ मेजर्स लिखे हैं, मतलब अदर मेजर्स भी मैंने ऐड किए हैं। तो यहाँ पे सेकंड ईयर आरसी की सी ने जो रिकमेंडेशन दिए थे इसके ऊपर, तो ये एक था कि स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए, जैसे कि क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि पेनल्टी क्या है, रिमेडी क्या है, ये क्लियरली मेंशन करना चाहिए। फिर ये वाइड कंसल्टेशन होना चाहिए बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड सिविल सोसाइटी। जो ऑर्गेनाइजेशन या सिविल सोसाइटी होती है वो दोनों को मिल के कंसल्ट करना चाहिए कि सिटीज़न चार्टर कैसे होना चाहिए। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी उसको मतलब दूर किया जा सकता है। जैसे कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है तो इसमें आप वेरियस लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज में निकाल सकते हो। जैसे कि आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, तो पॉसिबल है कि ऑनलाइन आप अलग अलग चार्टर निकाल सकते हो। नेक्स्ट है वन साइज डज नॉट फिट ऑल। तो ये सही बात है। नीड टू इम्प्लीमेंटेशन सिटीजन चार्टर अक्रॉस कंट्री। बस एक ही जगह पे सिटीजन चार्टर आपने चिपका दिया, मतलब ऐसे नहीं कि पूरे इंडिया को पता चल गया, ऐसे नहीं। सभी जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ पे आपको ये मतलब सिटीजन चार्टर प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है पीरियोडिक इवोल्यूशन, मतलब टाइम टू टाइम उसको रिवाइव करना चाहिए या रिवाइज करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये कुछ मैंने यहाँ पे सेकंड ईयर आरसी के मेजर्स यहाँ पे बताए। नेक्स्ट है जो कि मैंने अदर मेजर्स यहाँ पे, डीपर सिटीज़न एंगेजमेंट होनी चाहिए जो कि एक्टिवली फीडबैक दे और आपको पता चले। आप सर्वे को यूज़ कर सकते हो, पब्लिक हियरिंग जैसे जजमेंट और ये सब आती है, एंड फोकस ग्रुप्स टू कलेक्ट सिटीज़न इनपुट्स, तो ये करना चाहिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है टेक्नोलॉजी फॉर एक्सेसिबिलिटी एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डिजिटल चार्टर, जैसे कि आपको ऐसे नहीं कि हार्ड कॉपी ही प्रोवाइड करनी चाहिए, आप डिजिटली भी कर सकते हो, तो इससे काफ़ी रिलीफ मिलता है सिटीज़न को और काफ़ी कन्वीनियंट होता है। थर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे फॉस्टरिंग सर्विस एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी। तो एथिक्स की जो सर्विस, एथिकली अकाउंटेबल, इसको जो होता है उसको बढ़ावा देना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए सिटीज़न को अबाउट देयर राइट एंड रिवॉर्ड एम्प्लॉयज़ हु एग्जाम्पलीफाई चार्टर प्रिंसिपल टू एनकरेज सर्विस एक्सेलेंस। तो अगर कोई सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड देना चाहिए ताकि उसको इनकरेजमेंट मिलती है कि वो आगे से और बेहतर सर्विस करने की कोशिश कर सकता है। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ अदर मेजर भी इन्वॉल्व किए। लास्ट में मैंने लिखा है कि एड्रेसिंग दीज लिमिटेशंस रिक्वायर कंसिस्टेंट एफर्ट्स in awareness, resource allocation and proper implementation of second ERC सेवोत्तम मॉडल। इंडिया कैन अनलॉक फुल पोटेंशियल ऑफ सिटीज़न चार्टर। अगर इसको अनलॉक करते हैं, हम सारी जो ये जो लिमिटेशन है इनको एड्रेस करते हैं और जो सेकंड ERC ने हमें सेवोत्तम मॉडल दिए, प्रोवाइड किया है, अप्लाई भी किया है हमने 2006 में, तो इसको अगर करते हैं तो इंडिया कैन अनलॉक फुल पोटेंशियल ऑफ सिटीज़न चार्टर्स। तो ये मैंने यहाँ पे अपना आंसर लिखा है। अगर आपको कोई भी इसमें मतलब लगता है कि नहीं मैम ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि देखो हम सभी पढ़ रहे हैं तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सबकी आइडिया जो होती है अलग अलग होती है, तो इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और मिलजुल के अगर चलेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ आप आंसर लिखते रहिए और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।